गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपसे एक लड़की के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में सुनकर आपको बताना है कि आज का टॉपिक क्या है। जैसे एक लड़की थी, वह सुंदर और शैतान थी। उसके स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता थी जिसमें उसने भाग लिया था और उसने नृत्य की तैयारी तो की ही, साथ ही साथ उसने हरे रंग की साड़ी तथा 1 दर्जन चूड़ी भी खरीदी। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए, जो सुंदर, शैतान, हरे, 1 दर्जन, ये गहरे काले रंग से और मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। इन्हें देखकर मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सौम्या सुंदर लेकिन शैतान लड़की है। यहाँ पे सौम्या की विशेषता सुंदर और शैतान शब्द बता रहे हैं, तो क्या हो गया? ये विशेषण शब्द हो गया। सुमित ने लाल शर्ट पहना है। रवि मोटा है, उसने 1 दर्जन केला खरीदा और नेहा ने 2 मीटर कपड़े से लहंगा बनवाया। तो ये सुंदर, शैतान, लाल, मोटा, 1 दर्जन, 2 मीटर, ये शब्द विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से देखिए, शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि सुमित ने लाल शर्ट पहना है। सौम्या सुंदर लेकिन शैतान लड़की है। यहाँ पे सुंदर, शैतान और लाल विशेषण शब्द हैं। इसके बाद विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, नितिन मोटा है। तो पहला वाक्य सुंदर लड़की खेल रही, यहाँ पे लड़की के विषय में बात हो रही, लड़की की विशेषता बताई जा रही, तो लड़की क्या है? विशेष्य है। नितिन मोटा है, यहाँ नितिन की विशेषता बताई जा रही है, तो नितिन विशेष्य है। ठीक है, अब आते हैं विशेषण के भेद पे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक। अब हम गुणवाचक विशेषण को देखेंगे। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, आकार, दिशा, रूप, रंग, स्वाद, काल आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के अंतर्गत उसकी सारी अच्छाइयाँ आएंगी, दोष के अंतर्गत उसकी सारी बुराइयाँ आएंगी, आकार प्रकार के अंदर उसका वो दिखने में कैसा है ये आएगा, रूप रंग में उसका रंग कैसा ये आएगा, दशा और अवस्था में उसकी अवस्था आएगी कि कोई रोगी है, कि कमज़ोर है, कि अमीर है, कि बूढ़ा है, स्वस्थ है, कि बीमार है, ये चीज़ें आती हैं। देश काल में भारतीय, प्राचीन, पंजाबी, गुजराती आदि आता है। और स्वाद में जितने भी स्वाद होते हैं सारे स्वाद आएंगे, और गंध में सुगंधित, दुर्गंधित, ये सब आता है। इसके बाद देखते हैं इसका भाग 2। इसका भेद 2 है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ घी, 5 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, 4 किलो चीनी आदि। जब हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको दुकानदार कुछ चीज़ें तौल के तराजू से देता है, कुछ चीज़ें लीटर या मीटर से माप के देता है। तो जो ये हमें नाप तौल संबंधी जो विशेषण के शब्द हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे 5 मीटर कपड़ा हुआ, और थोड़ा पानी, 4 किलो चीनी आदि। और एक चीज़ याद रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण को सिर्फ नापा और तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या नाप तौल का हमें पता चलता है, बोध होता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर तेल, 10 किलो मिठाई। यहाँ पे कितने लीटर तेल है ये हमें निश्चित रूप से पता है, मिठाई कितने किलो है ये हमें निश्चित रूप से पता है। ठीक है, तो ये आ गया निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। और दूसरे में देखिए, थोड़ा दूध, कम चीनी। अब दूध कितना है ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता है, चीनी कितनी है वो हमें निश्चित रूप से नहीं पता है।
तो ये आ जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का या नापतोल का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन शब्दों से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, 10 पेड़ आदि। यहाँ पे कुछ लोग और 10 पेड़, वो मैंने आपको पिक्चर इसकी फ़ोटो दी है, उसको देख के भी आपको शायद उदाहरण समझ में आए कि इन्हें हम गिन सकते हैं। जिन्हें गिना जाता है वो संख्यावाचक में आते हैं और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर के बाहर 2 कुत्ते खड़े हैं, यहाँ पर कुत्तों की संख्या हमें निश्चित रूप से पता है कि 2 कुत्ते हैं। माँ ने 9 कन्याओं को भोजन कराया, यहाँ पे हमें कन्याओं की संख्या निश्चित रूप से पता है कि वो 9 कन्याएं हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वो उनकी संख्या अनिश्चित रहती है, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत दिन, सब लड़के, कुछ धन, अनेक लोग, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। यहाँ पे बहुत, सब, कुछ, अनेक इन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। बहुत दिन, कितने दिन, बस बहुत दिन। अब वो बहुत कितने हैं ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता है। सब लड़के, अब सब लड़कों में उन लड़कों की संख्या निश्चित रूप से क्या है ये हमें नहीं पता है। तो ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं कि जब किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की भांति होता है तो वह सर्वनाम शब्द जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, जैसे जब किसी भी वाक्य में सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द है तो वो शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम है तो वो सर्वनाम हो ही नहीं सकता, वो सर्वनाम शब्द तब सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे वह लड़की चली गई, इस वाक्य में देखिए लड़की संज्ञा शब्द है और लड़की के ठीक पहले वह सर्वनाम शब्द लगा है, तो यहाँ पे यह सर्वनाम शब्द जो है वो सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण है। कोई बालक पढ़ रहा है, इस वाक्य में बालक संज्ञा शब्द है और बालक के ठीक पहले देखिए कोई सर्वनाम शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये कोई सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं विशेषण याद करने के आसान तरीके। इसका पहला पॉइंट है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दूसरा है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तीसरा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता को बताते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक, हमने आपसे बताया था जो नाप तोल से मिलता है उसे हम परिमाणवाचक के अंतर्गत लाते हैं, तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं। तीसरा है संख्यावाचक, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, वे संख्यावाचक हैं। और परिमाणवाचक संख्यावाचक दोनों के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित परिमाण और निश्चित संख्या का पता होता है, बोध होता है, और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या और अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। परिमाणवाचक को गिना नहीं जा सकता है, संख्यावाचक को गिना जा सकता है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द है तो आप समझ जाइएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी लाल साड़ी, बेहद कमज़ोर कुत्ता, बहुत मेहनती लड़की,
यहाँ पे लाल शब्द जो है वो साड़ी की विशेषता बता रहा है, लेकिन लाल जो विशेषण शब्द है इसकी भी विशेषता गहरी शब्द बता रहा है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कमज़ोर कुत्ता, बेहद कमज़ोर कुत्ता। अगर सिर्फ कमज़ोर कुत्ता हम कहेंगे तो ये हो गया विशेषण शब्द। कमज़ोर जो है वो कुत्ते की विशेषता है कि वो कुत्ता कमज़ोर है, लेकिन बेहद कमज़ोर मतलब वो बेहद शब्द जो है वो कमज़ोर शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे बेहद क्या है, प्रविशेषण है। इसी प्रकार मेहनती लड़की और बहुत मेहनती लड़की, यहाँ पे मेहनती जो विशेषण शब्द है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, लेकिन बहुत जो है वो मेहनती की विशेषता बता रहा है कि बहुत मेहनती। तो बहुत भी क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाओं पे। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, किंतु यह विशेषता सब में एक समान नहीं होती, यह भी आप सबको पता है। किसी में सामान्य होती है तो किसी में कुछ अधिक होती है और किसी में सबसे अधिक होती है। तो इसका भी तुलनात्मक ज्ञान भी हम विशेषण के माध्यम से करते हैं, और यही विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में हम किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की विशेषता को सामान्य रूप से बताते हैं बिना किसी के साथ तुलना किए हुए, तो वहाँ पे मूलावस्था होती। जैसे निया तेज दौड़ती है। अब उत्तरावस्था देखते हैं। उत्तरावस्था में हम 2 प्राणियों या व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं के बीच में तुलना करते हैं कि और एक को दूसरे से ज़्यादा या कम दिखाते हैं, तो इसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे निया चीनू से तेज़ दौड़ती है। इससे पहले मैंने मूलावस्था में आपको बताया था कि निया तेज़ दौड़ती है, वहाँ पे मैंने सिर्फ निया की विशेषता बताई थी कि निया तेज़ दौड़ती है। अब उत्तरावस्था में मैंने उसकी दूसरे से तुलना की है कि निया चीनू से तेज़ दौड़ती है। अब देखिए तीसरे उत्तमावस्था में यहाँ पे 2 से अधिक प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं में से किसी एक को सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा बताया जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तम होता है, सबसे जो उत्तम होता है वो आता है उत्तमावस्था में। जैसे निया सबसे तेज़ दौड़ती है। आप ध्यान दीजिएगा, मूलावस्था में मैंने कहा निया तेज़ दौड़ती है, सिर्फ निया की विशेषता बताई कि निया तेज़ दौड़ती है। उत्तरावस्था में मैंने बताया निया चीनू से तेज़ दौड़ती है। यहाँ पे मैंने निया और चीनू 2 लोगों के बीच में तुलना की कि निया चीनू से तेज़ दौड़ती, मतलब उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं के बीच में तुलना की जाती है। दोनों में से किसी एक को अच्छा, ज़्यादा या कम दिखाया जाता है। और उत्तमावस्था में 2 से अधिक जितने भी हैं उन सब में से किसी एक को सबसे अधिक अच्छा, सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे कि निया सबसे तेज़ दौड़ती है, जितने भी हैं उनमें से सबसे तेज़ निया दौड़ती है। तो ये आ जाता है उत्तमावस्था में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।